नमस्कार। आज क्लास 10th विषय हिंदी काव्य खंड का जो अगला चैप्टर है आपका पाठ 6वां कन्यादान, जिसको ऋतुराज जी ने लिखा है, इसकी व्याख्या आप लोग सुनेंगे। यानी कि इस पाठ में कवि अपनी मनः स्थिति को बताता है। ये जो काव्यांश है ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान से अवतरित है। इस कविता में मां अपनी बेटी को, जिसका यानी कि कन्यादान वो करने जा रही है, मां अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्शों, जो परंपरागत आदर्श हैं कन्याओं के लिए, तो आदर्श रूप से हटकर शिक्षा दे रही है। यहां भावुकता के साथ साथ मां के संचित अनुभवों की पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया गया है। यहां कवि ने मां की मनः स्थिति, उसके मन की स्थिति कैसी होती है, उसका चित्रण करते हुए बताया है। जब एक मां अपनी बेटी को विदा करता है, माता पिता अपनी बेटी को जब विदा करते हैं, तो खास तौर से जब मां विदा करती है, कन्यादान करती है। अब जानते हैं कन्यादान का शाब्दिक जो अर्थ है, कन्या कोई दान करने की वस्तु नहीं है। कन्यादान का शाब्दिक अर्थ होता है, वास्तविक मतलब कन्यादान का है कि अभी तक कन्या के भरण पोषण का उत्तरदायित्व तो कन्या पक्ष के ऊपर रहा, कन्या के माता पिता के ऊपर। अब उसके भरण पोषण का, उसके आगे भावी जीवन का उत्तरदायित्व तो उसका हस्तांतरित कर देना वर पक्ष के हाथ में। यानी कि अपने उत्तरदायित्वों का वर पक्ष के हाथों में हस्तांतरित कर देना, यह है वास्तविक शब्दार्थ कन्यादान का, क्योंकि कन्या कोई दान करने की वस्तु है ही नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी मान्यता है कन्यादान एक रूप दिया गया है शादी विवाह में, एक परंपरा के रूप में, एक कृत्य के रूप में। तो इस पाठ में ऋतुराज जी ये बतलाते हैं कि जब एक मां अपनी बेटी का कन्यादान करती है, उसके हाथों में हथलोई दे करके, अपने हाथों को नीचे लगा करके वर पक्ष के हाथ में, यानी कि वर के हाथों में उसको सौंपती है, उस समय अपनी बेटी को सीख देती है, कुछ शिक्षा देती है, और अपनी बेटी को विदा करते समय उसका दुख किस प्रकार से व्यक्त होता है, इस पाठ में ऋतुराज जी बतला रहे हैं। यानी कि जब बेटी को विदा कर रही कन्यादान करके मां, तो ऋतुराज जी लिखते हैं, सुनिए ध्यान से, अब कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब इसका भावार्थ सुनना, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही, यानी कि कौन, वो कन्या, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब इसमें ऋतुराज जी क्या कहते हैं, कन्यादान करते समय लड़की की मां का दुख, कितना दुख होता है जो अपनी बेटी को विदा करती है मां। यानी कि कन्यादान करते समय लड़की की मां का दुख करुणापूर्ण और स्वाभाविक था। स्वाभाविक था, सभी मां के हृदय में पीड़ा होती है, अपनी बेटी को विदा करते समय कष्ट होता है, तो हर मां का दुख करुणापूर्ण और स्वाभाविक था। एक मां को देखा होगा ये कार्य करते समय, विदा करते समय, तो उन्होंने यहाँ पर ऋतुराज जी ने लिखा है कि जो मां अपनी बेटी का कन्यादान कर रही थी, उसको विदा कर रही थी, तो कन्यादान करते समय लड़की की मां का दुख करुणापूर्ण और स्वाभाविक था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी वह लड़की संपूर्ण जीवन का संचित आखिरी धन हो, अंतिम धन हो। पूरे जीवन भर जैसे किसी धन को हमने संजोया हो, संचित किया हो, और आज उस इकट्ठे किए हुए, उस संचित किए हुए धन को हम दे रहे हो, किसी को दान कर रहे हो। तो ऐसी मनः स्थिति माता की बन रही थी। यानी कि जो मां विदा कर रही थी, कन्यादान कर रही थी, कवि ऋतुराज जी लिखते हैं कि उसे ऐसे लग रहा था जैसे वह लड़की, यानी कि जिसका कन्यादान कर रही मां, सारे जीवन की, संपूर्ण जीवन की संचित अंतिम धन हो वो, और उसे उस अंतिम धन को, उस अंतिम संचित पूंजी को आज वह दूसरों को सौंपने जा रही है। तो ये आपको समझ में आया कितना प्रामाणिक था। उस मां का दुख स्वाभाविक था, उसका दुख स्वाभाविक था, होना ही चाहिए मां को अपनी बेटी को विदा करते समय, कन्यादान करते समय। जो कन्यादान करती है वो मां को लग रहा था कि जैसे लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जब वो कन्यादान करती है
तो इतना उसके हृदय में दुख दिखाई देता है, वो स्वाभाविक है दुख होना, वो करुणापूर्ण उसका चेहरा दिखाई देता है। उसका कन्यादान करते समय माँ को जब ऋतुराज जी ने देखा तो वो कहते हैं मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सारे जीवन की बचपन से लेकर अभी तक किसी धन को इकट्ठा करती रही हो, संजो करके वो मां रखती रही हो, और आज उस संचित आखिरी पूंजी को किसी दूसरे के हाथ में सौंपने जा रही हो, किसी दूसरे को दान देने जा रही हो, ऐसे वो लग रहा था। तो ऐसे क्यों लग रहा था कि जैसे वह अंतिम पूंजी हो। ऋतुराज जी लिखते हैं ऐसा इसलिए मां को लग रहा था कि बेटी जो होती है, बेटों की अपेक्षा बेटी मां के सबसे अधिक निकट रहती है, उसके सुख दुख का साथी होती है। बेटी सबसे निकट रहती है मां के पास में, सुख दुख का साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है बेटी को, अंतिम पूंजी, क्योंकि हमेशा बचपन से लेकर जब तक उसकी शादी नहीं हो गई, वो शादी के बाद भी कृत्य करती रहती है बेटियां अपने मां पक्ष का, है कि मां के साथ अपना शेयर करती रहती है अपना सुख दुख, यानी कि मां के समीप ज्यादा रहती है बेटियां। तो कवि इसलिए कहा अंतिम पूंजी बेटियों को, क्योंकि मां के सबसे अधिक निकट रहती है और मां के सुख दुख में साथी होती है, भागीदार होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। समझ में आ गया होगा आपको कि मां जब दान करती है, कन्यादान करती है, तो उसका दुख स्वाभाविक होता है, उसका करुणापूर्ण भाव आ जाना ये स्वाभाविक है, क्योंकि आज लड़की को विदा कर रहे हैं, लड़की का कन्यादान कर रहे हैं, और कन्यादान करते समय हर मां को लगता है कि जैसे बचपन से हमने कोई धन को संचित किया हो, इकट्ठा किया हो, और उस संचित धन को आज हम किसी दूसरे के हवाले करने जा रहे हो। आगे अब मां वो समझती है अपनी बेटी के लिए, आगे ऋतुराज जी लिखते हैं पंक्तियों में, लड़की अभी सयानी नहीं थी। कोई भी माँ हो, माता पिता के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। तो वो माँ भी जो अपनी बेटी को विदा कर रही थी, ऋतुराज जी को ऐसे लग रहा था कि वो माँ सोच रही है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। यानी कि माँ की दृष्टि में जो कन्यादान कर रही है माँ की दृष्टि में लड़की अभी बहुत समझदार नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा समझदार नहीं थी जिसका कन्यादान कर रही, वह अभी इतनी भोली और सरल थी कि जीवन में कोई अगर कष्ट आ जाए उसे दुख का आभास तो होता था। लड़की अभी हमारी बड़ी नहीं हुई है, इतनी भोली और सरल है, अभी सयानी नहीं हुई कि हमारी इस बेटी को, इस भोली भाली बेटी को जिसका हम कन्यादान कर रहे हैं, उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यानी इतनी सरल और भोली हमारी बेटी है कि जीवन में आने वाले सुखों का तो अनुभव कर सकती है। जीवन में कोई सुख जैसा वातावरण आ जाए, सुखमय जीवन उसका आ जाए, तो सुखों का आभास तो उसका अनुभव तो कर सकती है सुखों का, लेकिन दुख को पढ़ना, दुख अगर जीवन में आ गए, संघर्ष का जीवन हो गया कभी, तो दुखों को पढ़ना, उसको सहन करना, उसको कैसे हम उससे संघर्ष करें, ये अभी उसे नहीं आता था। यानी कि अपनी बेटी को सरल समझती है माँ। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। माँ कहती है कि मेरी बेटी जिसका मैं कन्यादान कर रही हूँ, जिसको मैं विदा कर रही हूँ, अभी हमारी बेटी बड़ी नहीं हुई है, बहुत ही भोली भाली और सरल है। हमारी बेटी इतनी सरल और सीधी सादी है कि उसको जीवन में आने वाले सुखों का तो ज्ञान होता है, सुख के बारे में तो जानकारी है, लेकिन कभी अगर जीवन में संघर्ष आ जाए, दुख का जीवन उसे व्यतीत करना पड़े, तो दुखों को बांचना उसको नहीं आता है, दुखों का अभ्यास, दुखों को झेलना उसको नहीं आता है, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ पर वो लाड़ प्यार में प्रेम पूर्वक पली है। हमने कोई भी उसको दुख नहीं दिया, तो अगर जिंदगी में कभी अगर दुख आते हैं तो दुख को सहन करना उसको नहीं आता है, दुख को बांचना नहीं आता। आगे पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका माने होती है पढ़ने वाली, धुंधले प्रकाश माने हल्की रोशनी में, रोशनी कम हो ऐसे में कोई पढ़े, यह है धुंधला प्रकाश। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को, तुक जो परपाटी परंपरा चली आई, लयबद्ध क्रम से जो अभी तक परपाटियां चली आई, उनके लिए यहाँ पर व्यक्त किया है तुक और लयबद्ध। यानी कि लिखते हैं ऋतुराज जी कि वो पाठिका थी, यानी कि हमारी बेटी जिसको हम विदा कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, वो पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो ऋतुराज जी कि हमारी बेटी बहुत ही भोली भाली और सरल है, जीवन में आने वाले सुख का अनुभव तो वो कर सकती है, लेकिन दुख को बांचना, दुख को सहन करना उसे नहीं आता। आगे पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी कि हमारी बेटी को सामाजिक
और पारिवारिक जीवन का कोई विशेष ज्ञान नहीं है अभी। सामाजिक और पारिवारिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं, समाज का विशेष ज्ञान नहीं उसे, परिवार का विशेष ज्ञान नहीं है अभी उसे। यानी कि हल्की धुंधले प्रकाश में पढ़ने वाली पाठिका जैसी है हमारी बेटी अभी। उसे थोड़ा बहुत, अब देखो ना, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी कि हमारी बेटी को अभी विशेष सामाजिक और पारिवारिक ज्ञान नहीं है, बस उसे थोड़ा सा, यानी कि कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, उसे थोड़ा बहुत स्त्री के परंपरागत जीवन और बंधी बधाई परपाटियों का ही ज्ञान है। स्त्रियों का जीवन कैसा होता है, उसको कैसे व्यतीत किया जाए, थोड़ी बहुत स्त्री जीवन के बारे में उसे ज्ञान है। बंधी बंधाई जो परपाटियां स्त्री जीवन से संबंधित हैं, बस सिर्फ उनका ही ज्ञान हमारी बेटी को है, और सामाजिक और पारिवारिक विशेष ज्ञान हमारी बेटी को नहीं है। बस यही कहने का मतलब था लेखक का कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी कि समाज के जो व्यवहार करते हैं, परिवार के लोग कैसा व्यवहार करते हैं, स्त्री के साथ कैसा जीवन निर्वहन किया जाता है, स्त्री के कौन कौन से बंधन हैं, बस हल्की हल्की सी धुंधला प्रकाश, हल्की हल्की सी इन चीजों की उसको जानकारी है, और हमारी बेटी को विशेष अभी जानकारी नहीं हो पाई। ये कहने का वैसे ही मतलब है कि हर माँ बाप को अपने बच्चे छोटे ही लगते हैं, भले वो बड़े हो जाएं। तो उस माँ को भी ऐसी स्थिति लग रही है कि भली शादी योग्य मेरी बेटी हो गई, हम इसका कन्यादान करने जा रहे, लेकिन अभी हमारी बेटी को विशेष सामाजिक और पारिवारिक ज्ञान नहीं हो पाया है, बस हल्का हल्का कुछ समाज और परिवार के बारे में जानकारी है, स्त्री के उत्तरदायित्वों की, स्त्री के परंपरागत आदर्श और बंधनों की बस थोड़ी बहुत हमारी बेटी को जानकारी है। आगे जब माँ बेटी को विदा करने लगी, उसका कन्यादान करने लगी, तो हर माँ बाप कन्यादान करते समय अपनी बेटी को सीख भी देते हैं कि अब आप दूसरे परिवार में जा रही हो, दूसरे के घर में जा रही हो, वहां तुम्हारा उत्तरदायित्व कैसा होना चाहिए, उस परिवार के साथ अब आपको कैसे रहना है, यानी कि अच्छे सद्गुणों की शिक्षा माँ देती है। तो ये माँ भी अपनी बेटी को वहां शिक्षा दे रही है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आजकल की जो लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, अपने कोमल शरीर, अपने सुंदर चेहरे को देख करके ही रीझने लगती हैं कि हमारा सुंदर शरीर है, हमारा सुंदर चेहरा है, हम ये सब काम नहीं करेंगे जो घर गृहस्थी के काम है, अपने शरीर को ही बना करके रखेंगे, अपनी सुंदरता को ही बचा करके रखेंगे। तो ऐसा माँ उस बेटी को समझाती है। माँ ने कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, क्योंकि आग जो होती है वो रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग से रोटी सेंकी जाती है, अपने शरीर को नहीं जलाया जाता। कभी कभी दहेज के पीछे या कोई भी अत्याचार वर पक्ष वाला करते हैं, कभी कभी बेटियों को जला दिया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है। तो वह माँ भी ऐसी सीख दे रही है। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपने शरीर की कोमलता और सुंदरता को देख करके मत रीझना, मत खुश होना ज्यादा। यानी कि अपना जैसे दर्पण में, शीशा में अपना तुमने चेहरा देखा, अपने शरीर को देखा, तुम्हारा चेहरा बड़ा सुंदर है, शरीर बहुत कोमल है, तो अपने कोमल शरीर को और अपने चेहरे की सुंदरता को देख करके ज्यादा खुश मत होना, उस पर रीझ मत जाना। यानी कि अपनी कोमलता के ही विषय में सोच करके तुम कमजोर मत बनी रहना, ये शिक्षा देती है माँ। आगे, आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए। माँ कहती है कि हे बेटी, मेरी शिक्षा मान कि आग पर रोटियां सेंकी जाती हैं, उससे अपने शरीर को नहीं जलाया जाता, उससे अपने शरीर को नहीं जलाया जाता। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसे कार्य न करना जिससे तुझे वहां ससुराल पक्ष में, वर पक्ष में जाकर के तुझे कोई ताड़ न मिले, क्योंकि जानती हो आजकल बेटियों को जिंदा भी जला दिया जाता है। तो आग में रोटी सेंकी जाती है, अपने शरीर को नहीं जलाया जाता। ऐसा कुछ कार्य न करना जिससे जिंदा जलाया जाए लड़कियों को। यानी कि सामाजिक व्यवस्था के तहत स्त्रियों के प्रति जो आचरण किया जाता है, उसके प्रति तू सचेत रहना बेटी। आजकल जानते हो कितना आचरण, कितना दुर्व्यवहार बेटियों के साथ वर पक्ष के द्वारा किया जाता है, बहुओं के साथ। तो वैसा कोई आचरण तू ना करना। यानी कि माँ समझाती है बेटी को कि सामाजिक व्यवस्था के तहत स्त्रियों के प्रति जो आचरण किया जा रहा है, उसके प्रति माँ वो सचेत करती है अपनी बेटी को। यानी कि उसी के संबंध में माँ अपनी बेटी को समझा रही है। समाज की परंपरागत व्यवस्था है, उसके चलते अन्याय सहन तू नहीं करना। आगे क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना कि शरीर जलाना पड़े, क्योंकि शरीर, ये आग जो है इसमें रोटी सेंकी जाती है, शरीर को नहीं जलाया जाता। यानी ऐसी शिक्षा देती है वो माँ। आगे,
वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जब बहू बन जाती है उसको गहनों और साड़ी इत्यादि वस्त्रों से बांध दिया जाता है। जब साड़ी इत्यादि वस्त्र पहना दिए जाते हैं, गहनों से उसको लाद दिया जाता है, तो एक प्रकार से वो उस परिवार के बंधन में बंध जाती है। ये बंधन के प्रतीक है आभूषण और वस्त्र गहने इत्यादि पहनाना बहुओं को। तो वही मां समझाती है कि ये वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। समझाती है मां कि जिस प्रकार मनुष्य शब्दों के भ्रम के बंधन में बंधा रहता है, शब्दों के बंधन के भ्रम में बंधा रहता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री का जीवन कपड़ों और गहनों के आधार पर संबंधों में बंधा रहता है। कपड़े और गहनों के आधार पर स्त्री का जीवन, बेटियों का जीवन संबंधों में बंधा रहता है। यानी कि स्त्री समाज की परंपराओं के अनुसार संबंधों को निभाने के लिए विवश दिखाई देता है। जब बेटी है, बेटी तू सुन, जब तुझे वस्त्र पहना दिए, वर पक्ष के गहने तुझ में लाद दिए हैं, तो वस्त्र और आभूषण जब तूने पहन लिए तो स्त्री समाज की परंपराओं के अनुसार संबंधों को निभाने के लिए अब तू विवश है। अपने वर पक्ष जहां तू जा रही है अच्छी तरह से अपने जीवन को गुजारना, उस परिवार की भी देखरेख करना, क्योंकि ये बंधन के प्रतीक है। अब तू उस परिवार से बंध गई, तो यहां से थोड़ी सी मोह माया छोड़ करके अब उस पक्ष को तुझे देखना है। तो ऐसा समझाती है कि कोई भी ऐसे कार्य न करना जिससे ताड़ न मिले, हमारे पास उलहना आए। तो ऐसी ये समझाती है उसकी मां। यानी कि इस पंक्तियों में अभी कवि ने ये बताया कि स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदना उसने अभिव्यक्त की है। स्त्री को केवल सौंदर्य का प्रतिमान बंधन में न बंधे रहने की बात की है कि तू सुंदरता और वस्त्र आभूषण पहन करके अपने शरीर पर ही मत रीझते रहना, मत खुश होते रहना। जिस परिवार में तू जा रही है उस परिवार के उत्तरदायित्वों को भी अब निर्वहन करना है, तुझको निभाना है। तो ये कुछ संदेश मां देती है, समझाती है। अब आखिरी पंक्तियां मां ने कहा, अब जब विदा करने लगी तो समझाती है। मां ने कहा लड़की होना, अब लड़की तो वो थी ही, लेकिन ये पंक्ति ऐसी क्यों कही लड़की होना। मां ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इसका मतलब यह है कि लड़की होना, लड़कियों के जितने सारे सद्गुण होते हैं वो तेरे अंदर सब होने चाहिए, पर लड़की जैसी, अब जैसे लड़की निरीह होती है, अबला माना गया है उसको, तो ऐसी मत दिखाई देना। तो मां ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। सुनिए इसका भावार्थ। मां बेटी को समझाती हुए कहती है कि तुम लड़कियों के सुंदर जितने गुण हैं, यानी कि तुम लड़कियों जैसी कोमलता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर लड़कियों की तरह सौम्यता जैसा गुण है वो भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो कोमलता, सौम्यता, आदर्शों और संस्कारों का पालन तो तुम करना। जो लड़कियों के वास्तविक गुण हैं वो सब गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए, इन सब का पालन करना तुम। लेकिन आगे कहा पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मां ने कहा लड़की होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। मां ने बेटी को समझाया कि लड़कियों के जो विशेष गुण हैं, जो उनके सद्गुण हैं, जैसे कोमलता, सौम्यता, आदर्श, शालीनता, विचारशीलता, जितने भी गुण हो सकते हैं लड़कियों के, वो सब गुण, वो संस्कार, इन संस्कारों का पालन तू अवश्य करना। लेकिन लड़कियों जैसी दिखाई मत देना। इसका मतलब लड़कियों जैसी दुर्बलता, जैसे लड़कियों को दुर्बल समझा जाता है, दुर्बलता, कमजोरी और स्त्री के लिए निर्धारित परंपरागत जो आदर्शों को ना अपनाने की शिक्षा भी देती है कि तू कभी जीवन में कमजोर मत दिखाई देना, निरीह मत दिखाई देना, अबला मत दिखाई देना, अपनी दुर्बलता को महसूस सबके सामने मत कराना। ये संस्कार सिखा रही है बेटी को मां। यानी कि लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी कि लड़की जैसे गुण संस्कार हो, लड़की जैसे गुण और संस्कार तो हो तुम्हारे अंदर, लेकिन लड़की जैसी निरीहता, कमजोरी नहीं अपनाना है तुमको। ये मां शिक्षा देती है बेटी को, क्योंकि अगर ऐसा होता है, स्त्री की सुंदरता और कोमलता के गौरव पर कमजोरी का आवरण चढ़ाकर उसका उपहास समाज करता है। यानी कि स्त्रियों का, लड़कियों का, बहनों का, बहुओं का, कोई भी स्त्री है, स्त्री की सुंदरता और कोमलता के गौरव पर कमजोरी का आवरण चढ़ाता है समाज आज का, और उसका उपहास का पात्र बना देता है। इसलिए तू कमजोर, दुर्बल, निरीह, असहाय ऐसी मत दिखाई देना, लेकिन लड़कियों के जितने गुण और संस्कार हैं वो तेरे अंदर सब होने चाहिए। ऐसा कहकर के मां उसको विदा करती है। तो ये पाठ यहाँ हुआ। अगर आपसे इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाए, छोटे छोटे से जो बोर्ड में आते हैं,
कि इस पाठ को अभी आपने पढ़ा, सुना, समझ में तो आ गया होगा, लेकिन 2-3 हम ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं कि उनको सुनकर के और पूरा सारांश आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि एक प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई, ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पेपर में आएगा। तो आप लिख सकते हो कि आज का जो समाज है, भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। पुरुषों की प्रधानता इस समाज में ज्यादा है। पुरुष प्रधान समाज यहाँ पर है। यहाँ की समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं जो आदर्श की डोरी से बंधे होते हैं। लड़की की कोमलता, उसकी सुंदरता, उसकी भावुकता को उसकी कमजोरी कहा जाता है। इसलिए इन आदर्शों को त्याग कर, इन आदर्शों का त्याग करना तू, इन आदर्शों को त्याग कर लड़की की मां ने लड़की को लड़की जैसा ना दिखाई देने के लिए कहा कि इन चीजों का अपने अंदर एहसास ही ना होने देना कि तुम निरीह हो, निर्बल हो, ऐसे गुण तुम्हारे अंदर नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी जब विदा कर रही थी, उसको लग रही थी कि मेरी ये संचित, पूरे जीवन की संचित आखिरी पूंजी हो जिसको मैं विदा कर रही हूँ, दूसरे के हाथ में हस्तांतरित कर रही हूँ। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बेटी जो होती है वो माँ के सबसे निकट रहती है, उसके सुख दुख में हाथ बटाने वाली होती है। और भी अपनी भाषा में आप लोग लिख सकते हो इसको, इसलिए ये मेन पॉइंट हमने बता दिया। इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी की तरह लग रही थी। अच्छा, बेटी को विदा करते समय अगर कोई पूछ दे आपसे कि माँ ने क्या क्या सीख दी इस पाठ के आधार पर, बेटी को विदा करते समय पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या सीख देती है माँ, तो माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, जो आपने पाठ में सुना उसके आधार पर लिखना है। अपनी सुंदरता और कोमलता पर आकर्षित होकर के मन ही मन प्रसन्न नहीं होना, क्योंकि इन सब के पीछे समाज स्त्री की कमजोरी को देखता है। जो चीज जिस कार्य के लिए है, जो चीज जिस कार्य के लिए बनी है, उसी के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। आग जो होती है वो रोटियां सेकने के लिए है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं। स्त्री के जीवन में कपड़े और गहने जो पहना दिए जाते हैं स्त्रियों को, ये बंधन का कार्य करते हैं। तुम लड़की वाले सभी गुण तो अपनाना, जो लड़कियों के गुण है वो सारे गुण तुम अपनाना, किंतु लड़की की तरह कमजोर और निरीह बन करके मत रहना। अपने अधिकारों को, अपनी शक्ति को तुम पहचानना, जो तुम्हारे अधिकार हैं, अपने आधार को और अपनी ताकत को पहचानना। किसी भी अवस्था में कैसा भी जीवन तुम्हारे पास आ जाए, भले सुख का समय हो, दुख का समय हो, कैसी भी जिंदगी बसर तुम्हें करना पड़े, तो किसी भी अवस्था में तुम कमजोर मत पड़ना। इस प्रकार माँ ने संचित अनुभवों के माध्यम से परंपरागत आदर्शों से हट करके उस बेटी को शिक्षा दी। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।